गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, स्थायित्व के प्रतिबंध। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। हम लोग सेगर चार्ट को पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा सेगर चार्ट होता है, इस प्रकार हमें क्या मिलता है, एक रीजन मिलता है। ठीक है, जिस रीजन के अंदर यानी एक संकीर्ण बैंड होता है, ये नैरो बैंड होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और इस रीजन के बाहर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में और जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं, आइसो बार होते हैं और आइसोटोन्स होते हैं, उनकी लाइनें जो हमें मिलती हैं उनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यानी सेगर चार्ट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्थायित्व के प्रतिबंध होते हैं उसको हम लोग जो हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला होता है उससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र को लिखा हुआ है। ये द्रव्यमान सूत्र हम लोगों ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल से निकाला था। ठीक है, वहां पर जब हम लोग लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमें ये सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की कंडीशन को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कंडीशन को लिखेंगे और वो हम लोग लिखते हैं आइसोबार्स के लिए। ठीक है, ए को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे और फिर हम लोग निकालते हैं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की कंडीशन हमें क्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है इसको मैं ये लिख देती हूँ, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस का ए वी ए प्लस का ए एस ए की पावर 2/3 प्लस ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस ए माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस का ए पी ए की पावर -3/4। ठीक है, तो ये हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है। अब जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो इस प्रकार विघटित होते रहते हैं कि वो स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। तो वहां पर हमने 3 प्रकार के विघटन देखे थे। एक तो हमारा होता है अल्फा डीके, दूसरा हमारा बीटा डीके होता है। बीटा डीके के अंदर हमारे 2 टाइप्स थे, बीटा प्लस और बीटा माइनस। एक हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। ठीक है, तो इस बीटा डीके प्रोसेस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा क्या होंगे, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा होगा। ठीक है, उसके लिए कंडीशन, और फिर किस प्रकार अनस्टेबल न्यूक्लियाई उस स्टेबल न्यूक्लियाई की और कन्वर्ट होते हैं, किस प्रकार उसमें कन्वर्ट होंगे, बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके किस प्रकार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो हमारे ए के कोफिशिएंट है उनको अलग लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एम ए कोमा जेड। ए के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, एक तो आ जाएगा एम एन माइनस का ए वी, ए एस ए की पावर 2/3। ए की पावर 2/3 है, अगर हम ए को कॉमन ले लें तो कितनी बचेगी, ए की पावर -1/3, क्योंकि ए की पावर -1/3 और ए की पावर 1 यानी +1 कितना होता है, ए की पावर 2/3 होता है। तो ए की पावर -1/3 हमारी अंदर बच जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अपने पास में ए की पावर -1/3
ठीक है। इसके अलावा हमारा ए का कोफिशिएंट और क्या होगा, यहाँ पर AC z-1 डिवाइडेड बाय a है, प्लस यहाँ पर हमारा a-2z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी अपने पास में आएगा a-2z का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करें, इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का 2za 4za प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a है, a से a कैंसिल, यहां पर एक a कैंसिल हो जाएगा, ये अपना 4z स्क्वायर अपॉन a बच जाएगा, तो यहां पर हमारा एक a आ रहा है और मल्टीप्लाई किससे होगा, a से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्लस का a, तो ये हमारे किसके कोफिशिएंट आ गए, a के कोफिशिएंट। अब हम लोग लिखते हैं z के कोफिशिएंट प्लस z के हमारे कोफिशिएंट कौन से होंगे, यहां पर एक तो आ गया mh, और इसके अंदर कौन सा आएगा, zmh प्लस a माइनस zmn, यानी यहां पर अपना आ जाएगा माइनस का mn। इसके अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का ava, as a की पावर 2/3, यहां पर अपने पास में आएगा, एक तो आएगा ac z स्क्वायर अपॉन a और एक आएगा माइनस का ac z अपॉन a, तो यहां पर हम लिख देते हैं माइनस का ac अपॉन a। इसके अलावा इसके अंदर अपने पास में आएगा माइनस का 4aa और यहाँ पर अपने पास में z है, तो z को तो हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4aa अपॉन a, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया, z के जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख लिए। अब हम लोग लिखते हैं z स्क्वायर के, तो z स्क्वायर के हमारे पास में क्या होंगे, प्लस का z स्क्वायर हमारा एक तो यहां पर आएगा, तो ये आ जाएगा ac प्लस इसके अलावा ये वाला आएगा अपना z का, तो 4aa अपॉन a, सिर्फ दो ही आएंगे z स्क्वायर के, तो फिर प्लस का ap a की पावर माइनस का 3/4, ठीक है। अब जो हमारे ये जो वैल्यूज है ब्रैकेट वाली, इसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा m a, z इक्वल टू अल्फा a प्लस का बीटा z प्लस का गामा z स्क्वायर प्लस का ap a की पावर माइनस 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, m और a का यहाँ पर रिलेशन आ रहा है, ठीक है, m और z के बीच में रिलेशन आ गया, a को हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि जो हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है, इससे हम लोग स्टेबिलिटी कंडीशंस निकाल रहे हैं, और ये हम लोग आइसोबार्स के लिए निकालते हैं, और जो हमारे बीटा एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, बीटा सक्रियता जो होगी, यानी जिनके अंदर क्या होता है, बीटा डीके होता है, बीटा प्लस डीके हो या बीटा माइनस डीके हो, जिन न्यूक्लियाई के अंदर बीटा डीके होगा उनके लिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार बीटा डीके होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ रही है, यहाँ पर इस इक्वेशन से हम लोग स्टेबिलिटी कंडीशन को निकालते हैं, इसको लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक हो गया, हम लिख देंगे कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और हमारा गामा क्या है। यहाँ पर अपने पास में
ए की पावर 1/3 होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा था, जो हमारी कूलाम ऊर्जा थी उसके अंदर अपना के Z(-1)(e²/r) था, और r की जगह हम लोग लिखते हैं r0 a की पावर 1/3, तो ये 1/3 आएगा, और यहां पर भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास में क्या है, जहां अल्फा इक्वल्स टू तो क्या है, mn माइनस का ab प्लस का as a की पावर माइनस का 1/3 प्लस का aa। बीटा इक्वल्स टू अपना है बीटा इक्वल टू mh माइनस mn माइनस का ac a की पावर माइनस 1/3 माइनस का 4aa a इनवर्स, और अपना गामा इक्वल्स टू है अल्फा, गामा इक्वल्स टू हो जाएगा ac a की पावर माइनस का 1/3 प्लस 4aa a इनवर्स। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गए कि अल्फा बीटा गामा क्या होंगे। अब जो हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में अगर a नियत हो, a अगर कांस्टेंट है, तो ये हमें क्या मिल रही है, एक पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय की समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, नियत a के लिए हमारे पास में ये क्या है, परवलय की समीकरण है। इस समीकरण से हमारे पास में क्या आएगा, एक पैराबोलिक कर्व हमारा आएगा, यानी अगर हम m और z के बीच में कर्व बनाते हैं, ये अपना m है और ये अपना z होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक शेप मिलती है। ठीक है, और इस पैराबोलिक शेप के अंदर क्या होगा, हर एक m की वैल्यू के लिए z का विशिष्ट मान होगा, यानी परमाणु क्रमांक होगा हर एक m के मान के लिए। ठीक है, यहाँ पर m का मान सभी का क्या रहेगा, हम यहाँ पर a का मान सबके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। a हम सबके लिए क्या लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, क्योंकि इस कर्व पर आने वाले सारे हमारे क्या होंगे, आइसोबार होंगे, आइसोबार समभारिक होंगे। अगर हम a को नियत लेते हैं, तब हमारे पास में ये पैराबोलिक ये जो कर्व आ रहा है, यानी परवलय का हमारा समीकरण आता है, और इसके अंदर हमारे a की वैल्यू सबके लिए सेम होगी, और सभी न्यूक्लियाई के लिए यहाँ पर क्या होगा, m के मान के संगत एक z का विशिष्ट मान होगा। ठीक है, m की मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमें एक z का विशिष्ट मान प्राप्त होता है, यानी जब हमारा m मिनिमम है तब हमारे पास में z का एक विशिष्ट मान होगा, और वो हमारा क्या होगा, वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसके लिए m का मान क्या है, यहाँ पर मिनिमम है। ठीक है, तो m का मान जिसके लिए मिनिमम है वो हमारा स्टेबल होगा। तो बाकी के जो न्यूक्लियाई होंगे जो कि इस पैराबोला कर्व पर इस साइड या इस साइड स्थित होते हैं, वो बीटा माइनस या बीटा प्लस डीके के द्वारा इस स्टेबल न्यूक्लियस को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई न्यूक्लियाई है और यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो ये क्या होंगे, बीटा डीके के द्वारा लगातार इनमें बीटा डीके होता रहेगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो लगातार बीटा डीके के द्वारा ये इस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड वाली हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी स्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी वो हमारी क्या है, मिनिमा की कंडीशन है m के मिनिमम होने की। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि स्थायित्व के प्रतिबंध के लिए हम क्या निकालेंगे, डेल m बाय डेल z इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नियत a के मान के लिए, नियत a के मान के लिए
ठीक है। अगर ए हमारा कांस्टेंट है तो नियत ए के मान के लिए उपरोक्त समीकरण इस समीकरण की हम बात कर रहे हैं। उपरोक्त समीकरण एक परवलय प्राप्त होता है। प्राप्त होता है तथा इस परवलय में हमारे पास में क्या होगा, समीकरण परवलय का होता है। इस परवलय में प्रत्येक m के मान के संगत z का विशिष्ट मान होता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, m की हर वैल्यू के लिए एक z का अपने पास में मान होगा। m के न्यूनतम मान के संगत z वाला न्यूक्लियाई संगत z का विशिष्ट जो मान होता है वह नाभिक स्थायी होगा। अतः नियत ए के लिए स्थायित्व का प्रतिबंध निम्न होगा। डेल m बाय डेल जेड इक्वल टू 0। ठीक है, डेल m बाय डेल जेड इक्वल टू 0। यहां पर हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, m इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस का बीटा जेड प्लस का गामा जेड स्क्वायर। और यहां पर हमारा a क्या है, कांस्टेंट है, CONST कांस्टेंट लिखा है मैंने यहाँ पर। a इक्वल्स टू कांस्टेंट है, डेल m बाय डेल जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल m बाय डेल जेड इक्वल्स टू अगर हम 0 करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा ए है बीटा जेड, तो बीटा प्लस 2 गामा, और जो हमारा डेल m बाय डेल जेड यानी 0, जो इसकी जो हमारी वैल्यू ले रहे हैं उसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, जेड नोट से। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि m के न्यूनतम मान के संगत z का जो विशिष्ट मान होता है वह नाभिक स्थायी होगा। ठीक है, और इसे हम क्या लिख रहे हैं, जेड नोट लिख रहे हैं। तो बीटा प्लस 2 गामा जेड नोट इक्वल टू 0। तो बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 गामा जेड नोट। ठीक है, और यहां से अगर हम जेड नोट का मान निकालें तो जेड नोट का मान क्या होगा, माइनस का बीटा अपॉन 2 गामा। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है जेड नोट वो किसके लिए आई है, स्थायी हमारा जो नाभिक होगा स्टेबल न्यूक्लियस उसके लिए हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसको लिख ले।
ठीक है, यहां तक हो गया अपना। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो चाहे कि नाभिक जो होगा वो सर्वाधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, जेड नोट इक्वल टू माइनस का बीटा अपॉन 2 गामा। तो जेड नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन 2 गामा है, तो हम बीटा की वैल्यू रख देंगे और गामा की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास में बीटा और गामा की क्या मान थे, माइनस एम एच माइनस का एम एन माइनस ए सी ए की पावर -1/3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 ए सी ए की पावर -1/3 प्लस का 4 ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में बीटा और गामा की हम वैल्यू रखते हैं, तो जेड नोट का हमारा ये मान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है m इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस का गामा जेड स्क्वायर प्लस एपी ए की पावर -3/4। यहाँ पर जो हमारा एपी होता है इसके लिए हमने 3 वैल्यूज लिखी थी, एपी इक्वल्स टू 0, एपी इक्वल्स टू माइनस का 33.5 और एपी इक्वल टू होता है प्लस का 33.5। ठीक है, तो यहाँ पर एपी 0 किसके लिए होता है, जब हमारा जो मास नंबर है यानी ए का मान क्या होता है, विषम होता है, ओड होता है, तो एपी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एपी को 0 कर देते हैं तो हमारा एक परवलय प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें सिर्फ एक स्थायी नाभिक प्राप्त होता है। यानी अगर हम एम और जेड के बीच में कर्व बनाएं तो हमारा वो क्या होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। और यहाँ पर जो हमारा जेड का मान आएगा वो क्या आता है, सिर्फ एक वैल्यू आती है और वो कितनी होती है, यहाँ पर न्यूनतम एम के संगत। ठीक है, जब हमारा ए सम होता है, ए सम होता है और इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, एन और जेड दोनों क्या हो, सम हो। ए हमारा सम है, एन और जेड क्या है, विषम है। यानी ए सम होगा, ए इवन के लिए हमारे पास में एपी के 2 मान होते हैं तो हमें 2 परवलय प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ए विषम होता है तो एपी का मान 0 होता है और हमें एक ही पैराबोला प्राप्त होता है और उस पैराबोला के अंदर क्या होगा, हमारा सर्वाधिक स्थायी नाभिक जो होगा वो एक ही होगा। अब उस सर्वाधिक स्थायी नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो हमने क्या ले लिया, जेड नोट ले लिया। अगर हम उसको जेड नोट लेंगे तो हमारा यहाँ पर जेड नोट का मान क्या आ गया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई जेड नोट के लिए। ठीक है, जेड नोट इक्वल टू माइनस का बीटा अपॉन 2 गामा हमारे पास क्या आ रहा है कि एक ही स्थायी नाभिक होगा। अभी हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा ए का मान अगर विषम हो तब हमारे पास में जो एक पैराबोला हमें प्राप्त होता है और एक हमारा यहाँ पर स्थायी नाभिक होगा। तो किस तरह से बाकी के नाभिक जो होते हैं इस स्थायी नाभिक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले जब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज रखते हैं, उपरोक्त समीकरण में एम एच एम एन ए सी तथा ए के मान रखने पर ठीक है, जब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास में वैल्यूज है, जो भी अपनी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको अगर हम रखते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन आती है जेड नोट इक्वल्स टू, ये अपनी इक्वेशन होती है ए प्लस यहाँ पर अपने पास में 0.008 ए की पावर 2/3 1.96 प्लस 0.016 ए की पावर 2/3। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू प्राप्त होती है जेड नोट की।
ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं कि अगर ए का मान विषम होगा, ए हमारा ओड है, तो हमारा जो पैराबोला हमें प्राप्त होता है किस प्रकार से प्राप्त होता है। और जब हमारा ए जो है वो इवन होगा तब हमारे पास में दो पैराबोला प्राप्त होंगे। ठीक है, इवन ए के लिए हमारे पास में इस प्रकार से दो पैराबोला बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम जो आएगा अपना, जो नीचे वाला पैराबोला आएगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m का मान इनके लिए कम होगा, ज्यादा कम क्या होगा इस नीचे वाले के लिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग निकालते हैं कि किस प्रकार हमारे पास में ये कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसको लिख लो। अब हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट कि हमारा जो ए है वो क्या है, ओड है। या फिर हम लिख देते हैं कि जब द्रव्यमान संख्या विषम हो। ठीक है, ए जब ओड होगा तो हमारे पास में एपी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओड ए के लिए एपी इक्वल्स टू 0 होगा, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या जाएगी, एम जेड कोमा ए इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा जेड प्लस का गामा जेड स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या आ गया, पैराबोला की जो हमारी इक्वेशन है वो ये आ गई। तो यहां से हमें एक पैराबोला प्राप्त होता है, एक पैराबोले का कर्व प्राप्त होगा अगर हम एम और जेड के बीच में कर्व बनाएं। ठीक है, मान लो हमारे पास में 36, 37, 38, 39, ठीक है, 45, 46, इस प्रकार हमारे पास में क्या है, वैल्यूज हैं, किसकी, जेड की वैल्यूज हैं। ठीक है, जेड के हमारे मान हैं यहाँ पर, ये हमारे परमाणु क्रमांक है, और एम के बीच में हम क्या बना रहे हैं, कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पैराबोला है वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये हमारी पैराबोलिक शेप होगी। तो इस पैराबोला के अंदर जो हमारा z इक्वल्स टू 40 होगा, z इक्वल टू 40, यहां पर अपना जिरकोनियम है Zr। तो z इक्वल्स टू 40 वाला जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, सर्वाधिक स्थायी होगा। ठीक है, ये हमारा सर्वाधिक स्थायी नाभिक होगा। तो इधर वाले जो हमारे न्यूक्लियस होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर अपना क्रिप्टोन है, यहाँ पर A इक्वल्स टू 91 है सभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्रिप्टोन जो है Kr, उसके बाद में मान लो अपना बाकी के जो न्यूक्लियाई हैं, तो ये जो नाभिक होगा वो क्या होगा, अस्थायी है, कम स्थायी होगा, क्योंकि ये पैराबोला के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो इसके अंदर क्या होगा, अब बीटा डीके होगा। ठीक है, और ये बीटा डीके तब तक होता है जब तक कि ये इस Zr नाभिक में ना बदल जाए, यानी यहां तक इसको प्राप्त ना कर ले। ठीक है,
यहाँ पर बीटा कौन सा डीके होगा, बीटा प्लस होगा या बीटा माइनस होगा। बीटा प्लस डीके के अंदर हमने पढ़ा था, बीटा प्लस डीके के अंदर क्या होता है कि जेड हमारा एक डिक्रीज होता है और एन जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, बीटा प्लस डीके के अंदर जेड की वैल्यू कम होगी और एन की वैल्यू बढ़ती है। और जो हमारा बीटा माइनस डीके होता है, बीटा माइनस डीके के अंदर क्या होगा, जेड प्लस 1 होता है और एन माइनस 1 होता है। प्रोटॉन संख्या यहाँ पर बढ़ती है और न्यूट्रॉन संख्या यहाँ पर कम होती है। जो हमने बीटा प्लस और माइनस डीके लिखे थे वहां पर हमने देखा था। तो यहाँ पर अगर क्रिप्टॉन यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, कौन सा डीके होगा, जेड बढ़ रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो 36 पर है, फिर 37 पर आएगा, फिर 38 पर आएगा, फिर 39 पर आएगा, फिर उसके बाद में कहाँ पर आएगा, 40 पर आएगा। ठीक है, तो एक एक प्रोटॉन संख्या यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ये हमारा कौन सा डीके रहेगा, बीटा माइनस डीके होगा। ठीक है, बीटा माइनस डीके के द्वारा ये इसके अंदर 40 तक पहुंचेगा। तो ये बीटा माइनस डीके इसमें तब तक होता है, यहाँ पर बीटा माइनस डीके होगा, उसके द्वारा वो यहां तक पहुंचेगा, फिर बीटा माइनस डीके से यहां तक पहुंचेगा, फिर बीटा माइनस डीके होगा, इस तक पहुंचेगा, फिर बीटा माइनस डीके होगा, तब ये क्या हो जाएगा, इस स्टेबल न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो इधर हमारे पास में कोई एलिमेंट है, कोई न्यूक्लियाई है हमारा, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने ऐसे रफली बनाए हैं इनको। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई है इस तक पहुंचने के लिए अब इस साइड हमारा कौन सा डीके होगा, बीटा माइनस डीके होगा या बीटा प्लस डीके होगा, क्योंकि यहाँ पर अब जेड की वैल्यू एक एक कम होती जा रही है। ठीक है, जेड की वैल्यू एक एक कम होती जाएगी, तो ये कहाँ तक पहुंचता है, इस 40 तक पहुंचेगा। ठीक है, इस 40 तक जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर हमारा बीटा प्लस डीके होगा। ठीक है, और ये बीटा प्लस डीके तब तक होता है जब तक ये इस स्थायी नाभिक तक पहुंच जाए या स्थायी नाभिक में बदल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो आइसोबार्स हैं ये सारे क्या हैं, संभारिक परिवार के सदस्य हैं, आइसोबार फैमिली के मेंबर्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स जो है अपने। अब इनके अंदर क्या होगा, बीटा डीके हो रहा है क्योंकि ये हमारे अनस्टेबल हैं और ये वाला जो न्यूक्लियाई होगा वो स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी की कंडीशन हमने निकाली, स्टेबिलिटी की जो हमारी इक्वेशन आ रही थी उससे हमने कंडीशन निकाली कि m के न्यूनतम मान के संगत जो न्यूक्लियाई होगा वो हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके होते हैं। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, वो भी इसी के प्रकार इसी के जैसे होता है, उसकी इक्वेशन में भी लिखवा दूंगी। तो यहाँ पर अपना क्या होगा, ये डीके होता है, ये हमने पढ़ा है ओड ए के लिए। ठीक है, कर्व एक बार ठीक से बना देती हूँ मैं इसको कि यहाँ पर अपने कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारा 36, 37 इस प्रकार है। ये अपना ZR होगा और 39 पर अपने पास में होता है I होगा। यहाँ पर अपना स्ट्रोंसियम होगा, सेवन पर, और ये अपना 36 पर क्रिप्टॉन यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर मोलिब्डेनम और ये नायोबियम होंगे। ठीक है, A=91 वाला अपने पास में ये संभारिक फैमिली जो है वो A=91 वाली फैमिली है। ठीक है, और इसके संगत जो हमारा परमाणु क्रमांक जो होगा वो क्या है, Z0 है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये सारे बीटा डीके के थ्रू ये यहां तक आएगा स्थायी नाभिक तक। ठीक है, ये हमारा बीटा माइनस डीके हो रहा है और इस साइड हमारे सारे बीटा प्लस डीके हो रहे हैं। ठीक है,
तो इसको बना लो, फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो ओड ए होगा तब हम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो मास का डिफरेंस आएगा, जो अपने पास में स्टेबल न्यूक्लियाई है और अनस्टेबल जो होंगे उसके लिए मास डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बना ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग विषम द्रव्यमान संख्या ए वाले नाभिकों के द्रव्यमान का अंतर निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। निम्न प्रकार ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास में ये सारे ओड ए वाले जो न्यूक्लियाई हैं, इनके जो न्यूक्लियाई हैं इनके मास का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो हम किस प्रकार से ले रहे हैं कि जो हमारा स्थायी नाभिक है और जो बाकी के जो न्यूक्लियाई हैं उनके मास के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। तो हम लोग स्थायी नाभिक के लिए लिखे, तो स्थायी नाभिक के लिए क्या हो जाएगा, स्थायी नाभिक के लिए अपना एन जो होगा जेड नॉट ए, इक्वेशन क्या हो जाएगी अल्फा ए। बीटा का मान क्या था, बीटा इक्वल्स टू माइनस का 2 गामा जेड नोट, तो यह आ जाएगा माइनस का 2 गामा जेड नोट प्लस जेड स्क्वायर, गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा एम जेड नोट ए। और जो बाकी के नाभिक होंगे, शेष नाभिकों के लिए अपने पास में आ जाएगा एम जेड ए इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस का बीटा जेड प्लस का गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम डिफरेंस निकाले एम जेड नोट कोमा ए माइनस का एम जेड ए। तो ये जो द्रव्यमान का अंतर है वो हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा ए माइनस का 2 गामा जेड नोट प्लस का गामा जेड स्क्वायर माइनस अल्फा ए माइनस का बीटा जेड माइनस का गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ गया माइनस का अल्फा ए माइनस बीटा जेड माइनस का गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा ए से अल्फा ए कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो हमारा जेड नोट वाला था इसके अंदर अपना माइनस का बीटा जेड, इसके लिए इक्वेशन एक बार लिख लेना कि हमारी अल्फा ए प्लस बीटा जेड नोट प्लस का गामा जेड नोट स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अल्फा ए और बीटा जेड नोट, तो हम लोग बीटा की जगह लिख रहे हैं माइनस का 2 गामा जेड नोट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम माइनस का 2 गामा जेड नोट लिखेंगे तो ये हमारा जेड नोट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अपने पास में क्या हो जाएगा, और इसके अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अल्फा ए माइनस का 2 गामा जेड नोट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का गामा जेड नोट स्क्वायर माइनस का अल्फा ए माइनस का बीटा जेड माइनस का गामा जेड स्क्वायर। तो अल्फा ए से अल्फा ए कैंसिल, ठीक है, अल्फा ए से अल्फा ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 गामा जेड नोट स्क्वायर प्लस का गामा जेड नोट स्क्वायर माइनस का बीटा जेड
और ये हो जाएगा अपना माइनस का गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई, इसको लिख लो, फिर हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं और फिर हम लोग निकालते हैं कि Q की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो ये अपने पास में बच जाएगा माइनस का 2, इसके अंदर ये अपना एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है, तो ओनली कितना बच गया, गामा जेड नोट स्क्वायर, इसके अंदर अपना आ जाएगा माइनस का बीटा जेड माइनस का गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड नोट का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आ जाएगा बीटा जेड। ठीक है, तो बीटा जेड जो हमारा होगा वो कितना आ जाएगा, इसको भी हम लोग माइनस का 2 गामा जेड नोट लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 गामा जेड नोट जेड, ये प्लस हो गया। ठीक है, 2 गामा जेड नोट जेड माइनस का गामा जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 गामा जेड नोट, तो ये प्लस का 2 गामा जेड नोट जेड माइनस का गामा जेड स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको लिखते हैं, गामा को हम कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस गामा को हमने कॉमन लिया, जेड नोट का स्क्वायर माइनस का 2 गामा जेड नोट जेड माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा माइनस का गामा जेड नोट माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपन लोग एम जेड कोमा ए माइनस का एम जेड नोट कोमा ए लेते हैं, क्योंकि हमारा एम जेड नोट के संगत जो एम होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू माइनस में आएगी, और अगर अपन एम जेड कोमा ए माइनस एम जेड नोट कोमा ए करते हैं, क्योंकि ये हमारी वैल्यू कम होगी और बाकी के नाभिकों का जो मास है वो इससे ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, तो सब जगह हम इसको पॉजिटिव लिख लेंगे। यहाँ पर अगर अपना जो मान आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो अगर हम एम जेड कोमा ए माइनस का एम जेड नोट कोमा ए निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का गामा जेड नोट माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस नहीं, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया, द्रव्यमान का जो अंतर आता है वो इतना आता है। ठीक है, इसको लिखें, अब अगर हम लोगों को Q वैल्यू निकालनी होती है तो Q वैल्यू अगर हम निकालेंगे यानी कितनी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि द्रव्यमान का यहाँ पर अपने पास में अंतर आता है जब ये डीके होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस बीटा माइनस डीके से इस स्थायी नाभिक तक पहुंचते हैं तो कितना यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होगी वो हम निकाल सकते हैं, जो हमारी Q वैल्यू होती है उससे हम निकाल सकते हैं। तो बीटा माइनस और बीटा प्लस दोनों के अंदर अपने पास में बीटा माइनस डीके के अंदर कितनी आएगी, Q का मान। ठीक है, बीटा माइनस डीके के अंदर अपने पास में आ जाएगा ये एम जेड ए माइनस का एम जेड प्लस 1 कोमा ए। ठीक है, क्योंकि बीटा माइनस डीके जब होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या एक बढ़ती है, तो एम जेड कोमा ए माइनस का एम जेड प्लस वन कोमा ए हमें लेना पड़ेगा। और अगर हम बीटा प्लस डीके के लिए निकालते हैं तो बीटा प्लस डीके के अंदर हमारे पास में क्या आती है, एम जेड माइनस 1 एम जेड कोमा ए माइनस का एम जेड माइनस 1 कोमा ए। ठीक है, क्योंकि बीटा प्लस डीके के अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा, बीटा माइनस डीके के अंदर
ये हमारा जेड एक इंक्रीज होगा और बीटा प्लस डीके के अंदर जेड एक डिक्रीज होगा। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी। और बीटा माइनस डीके के अंदर हमारी ये इक्वेशन आती है कि कितनी एनर्जी मुक्त होती है, क्यू का मान, इसे हम क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो क्यू का मान हमारा ये आएगा। अब जो मास का जो डिफरेंस है उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम लोग डायरेक्ट जेड की जगह जेड प्लस वन और जेड माइनस वन रख करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी क्यू वैल्यू को निकालते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं कि इवन जो हमारे न्यूक्लियाई होंगे उसके लिए हम किस प्रकार से मान निकालते हैं, ठीक है।